आकाशवाणी सागर को साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के कार्यक्रम में सभी जागरूक किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। स्वीकार करो हमारी दो ही हाथ जोड़े की राम राम। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 सागर से पधारे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। पशु चिकित्सा विभाग से पधारे हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक एवं पशु चिकित्सा संलग्न डॉक्टर BK शर्मा जी। आप और से बातचीत कर रहे हैं हम सुनील राय और अपन झट्टा ही बात कर लेते आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो जयराम जी भैया। हाँ जयराम जी सर। बहुत ही बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी धन्यवाद सर। अपनो शुभ नाम बताते भैया। सत्यपाल लोधी ग्राम खिलता। सत्यपाल भैया बताओ आज किसानी से जुड़ी कौन सी समस्या लेके आए अपन। सर क्या कह रहे थे अपनों को देसी अच्छी गाय चाहिए, कहाँ से मिलेगी? देसी और अच्छी गाय चाहिए, कहाँ से मिलेगी? हाँ मैंने दूध 3 लीटर कम निकल लगी। दूध कम बिल्कुल न निकल है। देखो सत्यपाल भैया आप हमारे जागरूक और पुराने श्रोता कहा है। आज अपने ते वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर BK शर्मा जी। बात को ध्यान से सुनियो कि खरीदबो तो ठीक है, घरे भी बहुत उत्तम नस्ल की गई अपन तैयार कर सकते हैं। मनो बात को गुनने कहा और काम करने कहा। अरे बिल्कुल सर गुनाते हैं अपन तो आगे जुड़े ही हैं। बिल्कुल शर्मा जी अब जवाब दे रहे हैं आपकी समस्या को। आपको अगर दुग्ध उत्पादन वाला अच्छा पशु चाहिए है तो बाहर से जब भी आप लाएंगे तो आप हमेशा धोखा ही पाएंगे, क्योंकि गाय खरीदना बहुत सरल चीज नहीं है। कार खरीदना बहुत सरल है, ब्रांड है, सीधा है, एजेंसी गए कार खरीद ली, आपको कोई धोखेबाजी नहीं होगी, जो आप चाह रहे थे वही मिलेगी। गाय के मामले में यदि आप अनुभवी नहीं है या आप अपने साथ में किसी अनुभवी डॉक्टर को नहीं ले गए हैं और आपको ये नहीं पता है कि साहीवाल गाय के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनको हमें देख के पता चलेगा कि साहीवाल का परसेंटेज कितना है या थार पारकर का परसेंटेज कितना है, गिर का कितना है। यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश में मेले भी बहुत कम लग रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में जहां मेले लगते हैं और जब पशुपालक लेने जाता है तो वो उसकी मन की चीज तो नहीं ला पाता है और वो लोग क्या करते हैं, वो अपना रिजेक्ट माल आपको दे देते हैं। मतलब आपको ये स्पष्ट बता दूं, आपको जरूर लगता होगा कि आपके यहाँ तो 1-1.5 लीटर वाली गाय है अपने बुंदेलखंड में, जब वो लेने जाते हैं तो उनके यहाँ 4-5 लीटर वाली गाय रिजेक्ट होती है। अपन इतना ही चाहते हैं, अपना टारगेट ही बहुत छोटा रखे हैं अपन, है ना, अपना उद्देश्य ही इतना है और फिर उसके अनुसार अपन खरीद भी नहीं पाते। तो हम आपको बता दें कि जो लोग खरीदने जाएं वो किस बात का ध्यान रखें, या फिर सबसे बेहतर है कि पशुपालन के क्षेत्र में थोड़ी सी जागरूकता लाना होगी कि हम कैसे पोषण करना है। वो लोग केवल पोषण के बल पे ही तो दूध पा रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, वही गाय उसके घर 6 लीटर दे रही थी और वो आप अपने घर ले आए तो 3 कैसे हुआ? ब्रीड तो नहीं बदली? बताइए ब्रीड बदल गई क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बदला। आपका चारा में परिवर्तन हुआ, आपकी रख रखाव में परिवर्तन हुआ, आपने जो खाद्यान्न उसको दे रहे हैं इसमें सब परिवर्तन किया। यदि हम उससे अच्छा रख रखाव रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 लीटर वाली अगर हम गाय लेके आते हैं और हमें बहुत अनुभव है तो हमें 8 लीटर हो जाना चाहिए उसमें, और होता उसका उल्टा है। तो इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि मैनेजमेंट पे दुग्ध उत्पादन ज्यादा निर्भर करता है बजाय की ब्रीड के। अब ब्रीड तो वही थी। तो मैं ये कहूंगा आप कृत्रिम गर्भाधान कराएं, सही टाइम पे आप कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे। आजकल तो सेक्स सॉर्टेड, मतलब जो केवल बछिया पैदा होगी 90% और 10% ही मेल का मतलब बछड़े पैदा होंगे, ऐसा सीमन उपलब्ध है, सभी संस्थाओं में उपलब्ध है। सरकार इसको बहुत बढ़ावा भी दे रही है। एक वक्त था कि इसको 2000 रुपए में डाला जाता था, इसकी जो कीमत थी, आज केवल 100 रुपए कीमत है। सरकार इस पर बहुत सब्सिडी किए हुए है जिससे हमारे किसान का दुग्ध उत्पादन बढ़े। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप निकटतम पशु चिकित्सालय से सतत संपर्क बनाए रहें। जब भी आपकी गाय सही हीट पर आए, आपको गाय की निगरानी करना है। क्या है, हम लगते तो हैं बहुत चिंतित मगर होते नहीं है। अपने को पता ही नहीं रहता कि गाय गर्मी पे कब आ रही है। अगर आपको पता होगा कि लक्षण सुबह आए हैं तो आप सुबह ही डॉक्टर को फोन कर लो। मेरे साथ सक्सेस रेट इसीलिए जाता है कि मेरे को जो भी बात फोन करता है मैं उनको बता देता हूं कि मैं इतने बजे आपके यहाँ एआई करने आऊंगा।
तो बीच गर्मी पे अगर अपन एआई करेंगे तो गाय कंसेप्ट भी जल्दी हो जाएगी, रुक जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमने बोला अरे डॉक्टर साहब आ जाओ, हम तो जा रहे हैं बाजार और आप 9 बजे हमारी गाय एआई कर दो, तो वो डॉक्टर सोचता है ठीक है हमें क्या करना है, हमें एआई करना है, एआई कर रोके या ना रोके। अब वो देखता है डॉक्टर कि तुम कितने चिंतित हो, कितने सजग हो, उस हिसाब से आपका डॉक्टर आपकी चिंता करता है। तो ये आपको करना होगा। इसमें वाकई में दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा होगा। मैनेजमेंट पे बहुत सुधार करना पड़ेगा। मैं अगर एक बात कह दूं तो शायद बुरा ना लगे कि अगर सारी मध्य प्रदेश की गाय गुजरात चली जाए और गुजरात की गाय मध्य प्रदेश आ जाए, मध्य प्रदेश की पूरी गाय जैसी गुजरात में गाय दूध दे रही थी उतना ही देने लगेंगी और उधर की गाय यहाँ 1.5 लीटर देने लगेंगी। हाँ सर, ये बात सही है। ये सत्यता ये है। तो हमें मैनेजमेंट पे सुधार करना है, उस पर फोकस करो, दुग्ध उत्पादन निश्चित आएगा। बराबर समय पर आप कृमिनाशक दवा दें, कैल्शियम दें, मिनरल मिक्सचर दें, पर्याप्त मात्रा में दाना पानी दें। अपने यहाँ एक पद्धति और खराब है, अगर 25 जानवर हम रखे हुए हैं तो कुछ ज्ञावन है, कुछ लग रही हैं, और सबको एक ही ढर्रे पे हम मिनरल मिक्सचर या खाद या सानी तैयार कर रहे हैं, वो बराबर कर रहे हैं, जबकि सबका अलग अलग होना चाहिए, जिससे हमारे दाने पानी की बचत भी होगी। हमें जिसको दाना देना है उसी को दें, जिसको अभी कम देना है उसको कम दे सकते हैं, लेकिन हम बराबर देते हैं सबको। तो इन चीजों पर ध्यान करेंगे तो दुग्ध उत्पादन में बहुत अंतर आएगा। ठीक है सत्यपाल भैया। सोयाबीन कितनी रहती है हम? हाँ, सोयाबीन में क्या होगा? अपना सोयाबीन बाबा सर 60। हाँ 60 या 95-60। हाँ, तो क्या होगा वो में? सर वो मैंने फलियां तो लग गई है, मैंने और बनी तो आ सर पीले पीले से। अच्छा, फलियां लग गई हैं, दाना नहीं भर पा रहे हैं और पीलो पीलो पर गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अपने बीच में कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। जो पीला पड़ रहा है वो एक निश्चित क्षेत्र में पैचेस में पड़ रहा है कि पूरे खेत में हो रहा है पीला? पूरा पड़ रहा है सर। अच्छा, पूरा पड़ रहा, फिर तो मैच्योरिटी स्टेज आ गई है उसकी। आपने जो वैरायटी बोई है वो 90 दिन के आसपास पकने वाली होगी, 85 से 90 दिन में। अगर आपने जुलाई में शुरुआत में बोनी कर दी तो अब उसको 70 दिन के आसपास हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें अगर चाहें तो कोई फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है या पायराक्लोस्ट्रोबिन है या एजोस्ट्रोबिन है। ये नई जनरेशन के फफूंदनाशी हैं। इनमें से किसी भी एक फफूंदनाशी का छिड़काव करके अगर कोई रोग होगा तो उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। और दाना अच्छा पड़ जाए तो कटाई के 15 दिन पहले 1% यूरिया का घोल बना के भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 1% मतलब 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया। इसको हम मिला के अगर कटाई के 15 दिन पहले स्प्रे कर देते हैं तो फलियों में दाना हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है सत्यपाल भैया। बिल्कुल सर, धन्यवाद आप खिलाने, जानकारी दो आगे खिलाने। धन्यवाद भैया। एक और किसान भैया से बातचीत करें एक पहले अपन सुन लेते हैं। एक बहुत ही उम्दा सी गणेश वंदना एक गा रहे हैं राम गोपाल नायक। हरि गणेश मोर जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। गणेश मोर जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। गणेश मोर जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। शंकरो पिता गौरा माता, शंकरो पिता गौरा माता। नाओ जहाँ इनका गाता मोरे जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। गणेश मोर जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। सिद्धि के हैं जे दाता, रिद्धि सिद्धि के हैं जे दाता। पूजा में नाव पे लौआता मोरे जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। गणेश मोर जय देवा, चौखरे पे करत सवारी। गणेश मोर जय देवा, चौखरे पे करत सवारी।
मेवा के भोगे लगे, फल मेवा के भोगे लगे, फलों मेवा के भोगे लगे, नरियलो पाने के धारे सजे मोरे जय देवा, चौकरे पे करत सवारी गणेश मोरे जय देवा, चौकरे पे करत सवारी। हेलो हेलो सर जी, हेलो किसान वाणी। सर जी हम हल्ला ना बोल रहे, गाँव झरा है हमारो। सर जी अदरक लगो है खेत में, हाँ, तो उसकी पत्ती पीली होती है और पेड़ों भी पीले कलर को होके और सड़ जात है, झड़ जात है। कितने जगह में अदरक बहे हल्लन बज्जापन? अदरक सर वही करीब आधा एकड़ जगह से ज्यादा में 2 क्विंटल की बोनी है अदरक की। 2 कुंटल की बोनी है। और बोनी को कितने समय होगा? मई को लगो कहानी से 5-7 महीना होगा, मानो 7 महीना हो गए हैं अदरक की बोनी को करे। और आपने बिल्कुल सही समय पे प्रश्न करो हल्लन भैया कहा से कि डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी अपने बीच उपस्थित हैं, बड़ी बारीकी से जानकारी दे हैं और आपको अदरक भी हरे आज है। जी सर बिल्कुल, उसमें सफेद कीड़ा है, हमने कम उसका देखे है, सफेद कलर को कीड़ा है उसमें, जैसे अमरूद में पड़ जाते हैं सड़ा से बरसात में, तो ऐसा कीड़ा है उसके अंदर कंद में। छोटे सा कीड़ा है कि बड़े कीड़े हैं? छोटे वाले हैं सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या है कि जो कंद सड़ रहे हैं आपके, सड़े कंदों में कीड़ों का प्रकोप हो जाता है बाद में, तो कोई बात नहीं, आप जो है फिप्रोनिल दानेदार आती है बाजार में, उसकी 5 किलोग्राम मात्रा को 4 से 5 किलोग्राम मात्रा आप 1 एकड़ के हिसाब से जमीन में डाल दें और थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। और फसल में आप नाम क्या बताया सर? फिप्रोनिल, जो कीटनाशी हमने आपको बताया, फिप्रोनिल 0.3% दानेदार, इसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ जगह में डाल के थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, जिससे वो जमीन में मिल जाएगा। और जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का मिला हुआ कॉम्बिनेशन बाजार में आता है, या फिर उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आपको उसका छिड़काव करना है, तो ये जो पीलापन है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है हल्लन भैया। पशुओं के बारे में सर हमारा एक बैल है, हाँ, तो वो उम्र को इतने ज्यादा नहीं है और लरम लरम से दिखाई देते, चरबंदी है हरी और सूख जो बड़ा छानी भी देख रहे, तो हरी तो चारा है खेत में रखे हमारे, तो डाल रख रहे थे बरहा में, मानो वो अपने यहाँ पे ऐसे लगत रहे थे जैसे नरम हुए, मानो उसे अफरस तो नहीं है पेट में, ऐसे लगते जो अफरस होगा उसे, तो इनमें कोई कारण हो सकत का कभी? हम तो पहले एक बार धन्यवाद दे हैं हल्लन भैया कि आप जो है बैल राखे हों और बैलों से खेती कर रहे हो। आप देसी हल बखर सब है, वही से बैलों से खेती भी कराते हैं हम। चलो बहुत अच्छी बात है भैया। जैसे आप अपन अदरक के लाने आधा एकड़ के लाने तुमने खेत तैयार करो तो बैलों की अच्छी जरूरत है, और बहुत अच्छी बात करी आपने, और आप बहुत अच्छो काम करें तो आपके बैल को भी अच्छो करवा दे रहे हैं। डॉक्टर बीके शर्मा जी हैं, बैल को अच्छो करें। देखिए पहला काम तो आप एक काम करके एक उसको कृमिनाशी दवाई, मुझे लगता है आपने कई समय से नहीं दी होगी, तो आप एल्बेंडाजाल या फेनबेंडाजाल या आइवरमेक्टिन की जो दवा है 100 mg, और एल्बेंडाजाल या फेनबेंडाजाल मेवेंडाजाल ये अगर आप देंगे तो उसको आप एल्बेंडाजाल दे सकते हैं, क्योंकि ये उसमें कहीं मिल्क प्रोडक्शन तो कम होना नहीं है, ये तो मेल है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। तो इसको आप 3 ग्राम की एक दवाई आप रात में कम चराकर दे दीजिए, और उसको अगर आप गुड़ का पानी या गुड़ देना शुरू कर दें, थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर दें, तो बहुत एनर्जी आ जाएगी इसमें। क्योंकि देखिए बैलों के लिए बहुत अच्छी बात ये होती है सपोर्ट के, इसको हम जो भी मिनरल मिक्सचर और एनर्जी देते हैं ये सीधी बॉडी को लगती है, क्योंकि इसका कोई मिल्क वगैरह तो रिलीज होता नहीं है, कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं है जहां से ये रिलीज हो रहा हो, तो डेफिशिएंसी बहुत कम रहती है इनमें। जरा सा आप कैल्शियम शुरू कर दें, बहुत बढ़िया बैल की हेल्थ हो जाएगी। मगर वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं, मुझे आप पहले पशुपालक ऐसे मिले हैं अभी तक काफी समय से कि जो बैलों से खेती कर रहे हैं या बैल पाल रहे हैं। बैल तो साहब बछड़ा तो बिल्कुल दूध पिलाने के बाद जो छोड़ा तो वो आवारा ही होता है और किसी का नहीं होता। नहीं सर, अपन तो घरे बांध के चला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7-8 ढोल गंगियां देसी नटवा वगैरह बैल बना के नहीं थे जोत रहा अपन। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, ये कर लेंगे आप तो हो जाएगा। मिनरल मिक्सचर 30 ग्राम प्रतिदिन दे दो, एक उसकी कृमिनाशी दवाई दे दो,
50 ग्राम गुड़ में 30 ग्राम वो बनाया और कुछ दिन तक लड्डू दे दो और कैल्शियम शुरू कर दो। ये खाने का चूना अपन पानी में गला के और उसको डेली देते रहेंगे तो बहुत जल्दी बैल की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर जी। ठीक है ललन भैया। जयराम जी। जय राम जी की सरफराज साहब थोड़ी हमारी तरफ से जय राम जी की नमस्ते पहुँच जाए। नमस्ते। हेलो सर जी नमस्ते। नमस्ते भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर, हम विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोले सर। बताओ विजय भैया, क्या समस्या लेके आए? सर हमने 2 भैंसें खरीदी हैं सर रविवार हो, और आगे भी खरीद वो चाह, तो हम सोच रहा कि सफल डेयरी के लाने काका सावधानी बात तो चाहिए, और एक भैंस के लाने कितनो भूसा माने कितनी उन्होंने खुराक दाव चाहिए। कितने की ले आए सर? एक साथ 60,000 की, एक साथ 70,000 की। अच्छी लागत लगाई है आपने, और अब आपकी सोच है वो बिल्कुल सार्थक करे देते हैं डॉक्टर शर्मा जी। भूसा दाव चाहिए कि तो चना खरीद चाहिए। हाँ बिल्कुल। 4 दिन की ब्याज है सर, दूध थोड़ा कम निकालो तो आगे माने बाजे है। बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तो 4 दिन हुए हैं, अभी तो उसमें चीका निकल रहा होगा, तेली निकल रही होगी जी, है ना। ये कितना दे रही है अभी? यह सर 2.5 लीटर। 2.5 लीटर है, तो आप ये मान के चलो, आप अगर अच्छा रख रखाव और खुराक बढ़िया कर लेंगे तो ये डबल पहुंच जाएगा, 5 लीटर तक पहुंच सकती है ये भैंस, 5 से 6। तो सबसे पहले तो जैसे ही 5 से 6 दिन हो जाएं तो उसको, जैसे ही गाय या भैंस जनती है तो उसको बच्चेदानी की सफाई के लिए एक लिक्विड आता है बाजार में, कई नाम से जाता है, तो वो आप पिला दें। 1 लीटर का आता है, जिससे बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी। ठीक है, यूट्राइन क्लीनर बोलते हैं, उसमें कई तत्व होते हैं, तो वो आप पिला दें। उसके बाद फिर आप कृमि की दवाई दें, और कृमि की दवाई देने के बाद, कृमि की दवाई जब भी दें तो 3 ग्राम से कम की नहीं होना चाहिए, अगर आपकी भैंस 300 से 400 किलो की है। ठीक है ना। अगर 400-500 किलो की है तो 1.5 गोली भी दे सकते हैं, 3 ग्राम की जगह 4.5 ग्राम भी दे सकते हैं, और शाम को कम चारा देना है, और दोनों भैंसों की आप कृमि की दवाई अब दे सकते हैं। ठीक है। उसके उपरांत आपको 2 दिन रुकने के बाद में वो 1-2 दिन पतला गोबर करेगी, फिर नॉर्मल गोबर करने लगेगी। उसके बाद आप मिनरल मिक्सचर 30 ग्राम सदैव हमेशा देना है आपको। मिनरल मिक्सचर बाजार में उपलब्ध रहता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। 30 ग्राम गुड़ में मिला के देना है। अब आती है बात भूसे की और चारे की। यदि आपके पास हरा चारा उपलब्ध है तो एक भैंस के लिए जो दाना दिया जाता है, दाने से मतलब है हमारा कंसंट्रेट, मतलब जो दलिया हम तैयार करते हैं, तो कुछ लोग कंपनियों का दाना भी ले लेते हैं, है ना। तो जो भी दाना है उसमें अपने को, यदि दूध 1 लीटर है तो उसके हिसाब से उसका आधा, दूध का आधा, भैंस के मामले में थोड़ा फैट ज्यादा रहता है तो उसका 75% लेते हैं। जैसे 1 किलो दूध पे आपको 600 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा, और जितना दूध दिन में है उसके हिसाब से आपको 2 भागों में, मान लो कि आपके पास भैंस 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम देती है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन हो गया आपका दिन का 10 लीटर। 10 लीटर के हिसाब से आपको कम से कम 6 किलो दाना देना पड़ेगा, मतलब 3 किलो सुबह 3 किलो शाम को। लेकिन ये पूरा फाइनल नहीं हुआ, ये है केवल दूध का। उसके शरीर की रख रखाव के लिए भी आपको 1.5 किलो दाना भैंस के लिए बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 3 पाव, 750 ग्राम सुबह भी ऐड कर लो, मतलब 375 ग्राम हो गया। 3.25 किलो सुबह दाना देना है, 3.25 किलो शाम को देना है। साथ ही साथ आपको भूसे और चारे का हम रेशो बता दें तो 60% भूसा और 40% ही आपको हरा चारा देना है। हमारे यहाँ खिलाने की पद्धति बहुत ही गलत है। लोग जब चारा लाते हैं तो सीधा उसको चारा डाल देते हैं, सुबह चारा डाल दिया, 2 पूरे शाम को चारा डाल दिया। ये बहुत ही गलत पद्धति है। इसमें गाय में अफरा रोग होता है और गैस बनती है और पाचन क्रिया बिगड़ती है और मिल्क प्रोडक्शन घटता है। कुछ लोग कहते हैं कि बताइए हम हरा चारा दे रहे हैं उसके बाद भी हमारा दूध नहीं आ रहा है, तो आपको हरा चारा सदैव कुट्टी करके देना है, भूसे में मिला के ही देना है। क्योंकि जो भैंस को अगर खुला भी नहीं चराना है, कुछ लोग अपने खेतों पर खुला छोड़ देते हैं, सुबह से भैंस आपने छोड़ी है अपने खेत के चारों तरफ, तो वो बिल्कुल अफर के आएगी, शाम को आप भूसा रखोगे बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि वो हरे चारे से फुल हो चुकी है। तो ये जो परिवर्तन है ये रोग के शुरुआत कर देगा, रोग कर देगा, कभी उसको निमोनिया हो जाएगा, गलघोंटू हो जाएगा। तो अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो रोग, बहुत सारे रोग तो चारे के परिवर्तन से ही हो जाते हैं। सर्दी जुकाम से फिर एचएस बन जाता है, फिर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाता है। तो ये आप करें, 60% भूसा दें और 40% आपको कुट्टी करके घास मिलाना है। हरा चारा भी मिलाते हैं। टोटल वजन 15 से 20 किलो हो जाना चाहिए सुबह, और उतना ही शाम को। भूसे का वजन हल्का होता है, कई बार भूसे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। थ्रेसिंग का भूसा लाइट होता है, बहुत ही बारीक होता है। अगर आप हार्वेस्टिंग हो चुकी हो, नीचे का डंठल वाला भूसा करेंगे तो भूसे में वजन ज्यादा हो जाएगा और पाचन क्रिया घट जाएगी, क्योंकि उसमें मोटा मोटा आपको भूसा मिलने वाला है।
तो थ्रेसिंग वाला भूसा उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। थ्रेसिंग वाले भूसे को भी जो थ्रेसर के पास वाला पार्ट है उसको आप निकाल के अलग कर दीजिए, बिल्कुल पास वाला पार्ट बहुत मोटा होता है, और अगर आपने लगभग 5 से 10 फीट दूरी से आप उस तरफ का भूसा लेंगे, बहुत ही सुपाच्य भूसा है, भूसा बचेगा भी नहीं आपके खुनेटे में। चाहे तो आप यूरिया उपचारित भी कर सकते हैं। इस भूसे को जो पास वाला थ्रेसर के वजन वाला भूसा था, इसको आप यूरिया उपचारित भूसा जरूर बनाएं, क्योंकि ये हार्ड होता है और खुनेटे में आपका छूट जाता है, केवल राशि लगती है, तो वो सुपाच्य हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें प्रोटीन भी बढ़ जाएगा। इस तरह से हम अगर काम करेंगे तो बहुत दुग्ध उत्पादन अच्छा आएगा। पहले से भैंसे पाली थी क्या भाई अपन? नहीं सर, अब शुरुआत है सर कभी सर, हमारे बड़े बालक को आओ मन में तो हम थोड़ा साइड बिजनेस भी करें। भैंस पालन कर रहे हैं तो आपको उनको कैल्शियम और ये सब चीजें अच्छा देना पड़ेगा। भैंस पालन में अगर आपको क्या करना है, पाड़ा पाड़ी है उनको कृमि की दवाई बराबर देते जाना, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड में कोई भी अपनी भैंस नहीं बना पा रहा है। खूब पिलाते हैं दूध और कृमि होती है और उसके कारण मर जाते हैं बछड़े, तो उसको कृमि की दवाई हर 15-15 दिन में, जब तक 4-5 महीने का नहीं हो जाता, पिलाते रहिए। और भैंस क्या है, एक निश्चित समय पे हीट पे आती है, ये सर्दियों में आती है, अच्छे सिम्टम्स देती है, तो उसी को तो पशुपालक पकड़ पाता है। हालांकि आती साल भर है, लेकिन इतने कम लक्षण दिखाती है कि पशुपालक को समझ में नहीं आता कि ये गर्मी पे है कि नहीं। उसके लिए आपको पाड़ा रखना पड़ेगा। पाड़ा क्या है, उसका जो फेरामोन रिलीज होता है उसके कारण वो हीट को परख लेता है कि कब भैंस हीट पे है। और जो कई ज्यादा भैंसे रखते हैं वो पाड़ा निश्चित रूप से रखते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल पाता कौन सी भैंस कब गर्मी पे आई। उसका गर्मी के लक्षण को पशुपालक समझ नहीं पाता, तो इसको आपको सर्दियों में बहुत ध्यान रखना। और भैंसों में भी कृत्रिम गर्भाधान बहुत सफल है और उसमें भी सेक्स आर्टेड सीमन उपलब्ध है, जिससे कि केवल पाड़ी पैदा हो, क्योंकि पाड़े का फिर आप क्या करेंगे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप। ठीक है भैया। जी जी सर, जी सर, जय राम साहब। जय राम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पे फोन लगाओ। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार भागचंद भैया, बताएं क्या समस्या ले आए हैं आप? हाँ, भागचंद साहू, राजेंद्र नगर, गंजवासोदा, जिला विदिशा, बोरो में। हाँ। चूहा परेशान कर रहे हैं सर, तो इनके इलाज निजात कैसे पाओ जाए? पार्टी साहब हैं अपने संगे, आपकी समस्या को तुरंत ही निदान करें देते। बिल्कुल, बोरों को नाश करते हैं, वो परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक तो वहाँ पिंजड़े रख दें आप पकड़ने के लिए, है ना। दूसरा, चिपकाने वाली एक चिपचिपा प्लेट आने लगी है, मतलब प्लास्टिक की, उसको आप रख देंगे, चूहा उस पे से निकलेगा तो चिपक जाएगा, और एक चूहा भी चिपक गया तो बाकी सारे चूहे उसको देख के भाग जाएंगे, है ना। अच्छा। तो आप पिंजड़े में उसको पकड़ें, जो चिपचिपा प्लेट आती है उसको रखें, और जो चूहा मारने वाली दवाई आती है जिंक फास्फाइड, 1 दिन या 2 दिन पहले आप रोटी में देसी घी लगा के उसको रखें, जिससे वो उसको खाने की आदत हो जाए, और तीसरे दिन आप जिंक फास्फाइड मिला के उसमें रखें, जिससे वो धोखे में उस रोटी को खा जाए और वो खत्म हो जाए। तो ये 3 उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चूहों से निजात मिल जाएगी। और सर, पशु विभाग से बात करना है, जैसे पशुओं या बरसात का मौसम चल रहा है, हाँ। तो पशुओं में कीड़ा भी पड़ते हैं पाँव में जानवरों के, तो इससे निजात के लिए क्या कर सकते हैं? बरसात आने के पहली बरसात के बाद ही निकटतम पशु चिकित्सालय में डॉक्टर से संपर्क करें। तीनों बीमारियों के आप एक जाई वैक्सीन भी आती है, उसको भी लगवा सकते हो। एक ही बार इंजेक्शन लगेगा, उसी में गलघोंटू, उसी में चुरका और उसी में आपका खुरपका, मुंह पका, तीनों रोग का निदान है। अगर नहीं भी है और सरकारी भी उपलब्ध है तो अलग अलग आती है। तो आपको बरसात के पहले HS की वैक्सीन जरूर लगवा लें, और आपको FMD का भी वैक्सीन, खुरपका मुंह पका वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वो जरूर लगवा लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीन के उपरांत भी हमें कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है, तो आपको क्या करना होगा कि पशुशाला के पास में जहां कीचड़ हो, वहां पे आप कम से कम 150 से 200 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा डाल दीजिए, जहां का पानी बह के बाहर ना जाना हो। मतलब जिसको अपन गांव में नहीं बोलते खचा, तो आप फूट बाथ भी बना सकते हैं, जहां से पशु अंदर जाता है। अगर वहां पे आप पूरी चौड़ाई में, जो दरवाजा है उसकी पूरी चौड़ाई में चल पाए इतनी चौड़ाई कर देना है, और दरवाजे की पूरी चौड़ाई ले लेना है। 5x5 का यदि आपने आधा फीट गहरा गड्ढा खोद लिया, उसमें पानी भरा रहने दो, और उसमें पोटास डाल दीजिए। आप लगभग डाल दीजिए आप उसमें 5 तोला पोटास, और उसमें पानी डाल दीजिए। अब तो उसमें जो पोटास डला है, सुबह पशु निकलेगा, चारों पैर उसी में से जाएंगे, शाम को पशु लौट के आएगा। तो FMD तो समझ लो
छोड़ दो, आप आने ही नहीं है आपके पशुशाला में। गलन हो गया पैरों में या मुंह में छाले आ गए तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र उपचार कराएं। और एक और निवेदन है कि कभी भी बीमार पशु का मिल्क प्रोडक्शन जो हो रहा है, दुग्ध उत्पादन, उसको अन्य पशुओं के साफ दूध में मिला के आप विक्रय बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मानव के लिए उपयुक्त है ही नहीं है। और जब तक आपकी इलाज चल रहा है, इलाज की आखिरी जो आपने दवा दी है या इंजेक्शन लगा है, उससे कम से कम 5 और 7 दिन बाद का ही दूध विक्रय के योग या मानव के उपयोग के लिए रहता है। ये सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लें। कई बार हम सोचते हैं कि दूध तो साहब अमृत है, उसमें तो दोष है ही नहीं है, तो उसको अमृत ना माने, जहर भी है दूध बहुत कई मायनों में, क्योंकि उस पर हम भरोसा करके खूब पीते हैं। उपचार के दौरान दूध को विक्रय के लिए या मानव उपयोग के लिए उपयोग ना करें। हाँ, बछड़े को पिला सकते हैं, गायों को पिला दो, उपयोग ना करें। धन्यवाद भागचंद भैया, आपने हमारे तक फोन लगाओ, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी भैया। जयराम जयराम जयराम। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो किशनवाड़ी। बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आप बता चुके हो, अपनो शुभ नाम और बता देते। मेरा संबंध है रवि अहरवार। तो रवि भैया बताओ, क्या समस्या लेके आए किसानी से जुड़ी अपन? सर मक्का में सर कीड़ा से लग रहा है, कीड़ा शंकर किस्म की बही हुई है। मक्का बड़ी कितनी हो गई, अपन डूब जाते में? डूब जाता अपन। हाँ डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं, त्रिपाठी साहब। के में कौन सी इल्ली लगी है? वो बड़ी सी जो इल्ली रहती है जिसको हम फाल आरबी वर्म कहते हैं, वो इल्ली है कि कुछ और समस्या है आपके? हाँ सर, बड़ी वाली। हाँ, तो एक्चुअल में उसको तो आपको जब 30 दिन का मक्का था उसी समय कंट्रोल करना था, तो क्योंकि अब इतना बड़ा हो गया तो उसमें आपको कीटनाशी डालने में थोड़ा समस्या आएगी। फिर भी अगर इल्ली है उसमें तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल के, या रेनेक्सीपायर जो है वो आपको 40 ml दवाई 150 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ जगह में आपको छिड़काव करनी है, जिससे आपको ये जो मक्के की इल्ली है उससे आपके भुट्टों में नुकसान ना हो पाए। ठीक है रवि भैया। ठीक है, नमस्कार। हेलो किसान मान। बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आप बता चुके हो, अपनो शुभ नाम और बता देते। जी राय साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। लक्ष्मण सिंह बहुत राय। लक्ष्मण भैया झट्टे ही बताओ, प्रश्न का कहा अपनो? बोडो पेस्ट मतलब क्या है सर, इसकी बनाने की विधि बताएं सर। अच्छा, बोडो पेस्ट का है, बनावे की विधि जानने और करने का है को? सर अपने कछु फलदार वृक्ष के जाने अपनी सहायता दिलाने करने। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया प्रश्न करो है आपने। त्रिपाठी साहब बड़ी सरल भाषा में उत्तर दे रहे हैं, समझ लेने कहा। ये बोडो पेस्ट हुआ या बोडो मिश्रण हुआ, ये एक तरह का फफूंदनाशी है ना। इसको हम कॉपर सल्फेट और चूना और पानी 3 चीजों से इसको बनाते हैं। तो बोडो मिश्रण जब हमें बनाना होता है तो हम 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चूना और 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट डालते हैं। अगर हमें इसको पेस्ट बनाना है पौधों पे लगाने के लिए तो 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा और 1 किलोग्राम चूना, इन दोनों को आप अलग अलग गला लें एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, और बाद में दोनों को इकट्ठा करके और डंडे से उसको अच्छे से एक सार कर दें, एक सा मिला लें उसको, और फिर इस पेस्ट को आप पेड़ पौधों पे आप पुताई कर सकते हैं। तो ये आपको जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें आपको ये फायदा पहुंचाएगा। तो माला खरो जो हो तो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज के अपने ये कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे हते, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से पधारे हते डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक सागर से डॉक्टर BK शर्मा जी। सभी जनों को राम राम।